नमस्कार दोस्तों। आज हम अगले पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर भारतीय संविधान की संरचना और मुख्य विशेषताएं। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे लंबा संविधान। सबसे लंबा संविधान सबसे लंबा संविधान सबसे लंबा संविधान है। कैसे हैं? इसका भौगोलिक कारण है इस भारत का विस्तार और विविधता। भारत सबसे बड़ा है और इसका विस्तार बहुत ही अधिक है। ऐतिहासिक कारण है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव है और केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है। संविधान में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, इसलिए सबसे लंबा और लिखित संविधान है। और विभिन्न स्रोतों से विहित, दूसरा पॉइंट है विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब होता है अलग अलग स्रोतों से लिया गया। और इसके अंदर सबसे पहले ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935, इसी को आधार बना करके हमारा संविधान लिखा गया है। दार्शनिक भाग अमेरिका और आयरलैंड से ये प्रेरित है। अमेरिका और आयरलैंड से। राजनीतिक भाग ब्रिटिश संविधान से प्रेरित हैं। राजनीतिक रूप से ये ब्रिटिश संविधान से प्रेरित हैं। और दार्शनिक विचारों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। तीसरा पॉइंट है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। नम्यता और अनम्यता क्या है? अनुच्छेद 368 के तहत दो तरह के संशोधन किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत दो तरह के संशोधन होते हैं और विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन द्वारा संशोधन। जिसमें नम्यता एक तो आसान है, अर्थात आसानी से किसी भी कानून को बनाया जा सकता है। और दूसरा जो विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन द्वारा संशोधन है, जो संविधान में संशोधन है, वो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, लगभग अनम्य जैसी प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से भारत की दोनों विशेषताएं हैं संविधान की, नम्यता और अनम्यता। एकात्मकता की ओर झुकाव, अगला 10 पॉइंट है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता क्या है? एकात्मकता का लक्षण है कि दो प्रकार के दो सरकार है, एक तो केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। ये एक संघ का लक्षण है। शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। केंद्र की अपनी शक्तियां हैं, राज्य की अपनी शक्तियां हैं। राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, संघ सूची है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। एकात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण है सशक्त केंद्र, अर्थात जो भी फैसले लेता है, मुख्य फैसले वो केंद्र लेता है। और एकल संविधान है, संविधान केंद्र और राज्यों का समान रूप से एक ही है जो लिखा गया है। एकल नागरिकता, भारत का नागरिक चाहे किसी भी राज्य का हो वो भारत का ही नागरिक रहता है। राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 में कहा गया है राज्यों का एक संघ होगा जो कि भारत है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। संसदीय रूप वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, अर्थात कि वेस्टमिंस्टर में जिस प्रकार से संसद को कहते हैं, जिस प्रकार से संसद का विभाजन पाया जाता है, उसी आधार पर भारत के भी संसद का स्वरूप बना हुआ है जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल है। वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। वास्तविक और नाम मात्र, वास्तविक का अर्थ है जैसे कि राष्ट्रपति है और का नाम मात्र का मतलब जैसे कि भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि कार्यपालक के तौर पर राष्ट्रपति का कार्य भी कर सकता है। बहुमत दल वाले की सत्ता। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अगला पॉइंट है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता का मिश्रण है और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति की समीक्षा की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति है। आगे बढ़ते हैं एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। शक्ति शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है और राज्यों में हाईकोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, जिला अदालतें हैं और न्यायाधीशों की सुरक्षा और कार्यकाल की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 38, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आगे बढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक श्रेणियां। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य होता है गैर न्यायोचित प्रकृति होती है इनकी, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे इन्हें राज्य या भारत जो भी लागू करे या ना करे, इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में लागू हुए।
42वें और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया और भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के अंदर इनका उल्लेख किया गया है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में एक पंथ निरपेक्ष शब्द है उसके साथ ही जोड़ा गया, उसकी जगह पे जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष की जो सभी धर्मों को समान संरक्षण, सभी प्रकार के धर्मों को क्या मिलेगा? समान संरक्षण मिलेगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात भेदभाव का निषेध होगा। आगे बढ़ते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, जो कि 61वां संविधान संशोधन है उसके अंदर बताया गया है। समानता के सिद्धांत पर आधारित है ये। एकल नागरिकता, भारतीय नागरिकता का प्रावधान, सभी राज्यों में समान एकाधिकार। स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय का अर्थ है निर्वाचन आयोग, जो कि पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी प्रकार के इसमें कोई भी पॉलिटिकल दखल नहीं दे सकता। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, संघ राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी। ठीक है, ये हमने पढ़ ली संविधान की कुछ संरचना, मुख्य विशेषताएं। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और उनकी आलोचनाएं पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताओं में आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान के अंदर हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। अब हम पढ़ते हैं त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार है 73वें संविधान संशोधन, पंचायतें भाग 9। 74वें संविधान संशोधन में नगरपालिकाएं हैं, जो कि भाग 9(1) में है। देखो, सबसे पहले पंचायतें, दूसरी नगरपालिकाएं, तीसरी जिले का शासन वाली। ठीक है, तो त्रिस्तरीय सरकार है जिसमें 3 स्तंभ है। सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां हैं 97वें संविधान संशोधन 2011, मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 में और नीति निर्देशक तत्व 43B में, और नया भाग है 9B। चलिए आगे पढ़ते हैं संविधान की आलोचना। संविधान की आलोचना पढ़ते हैं। उधार का संविधान, अर्थात ये 1935 की कार्बन कॉपी बताया गया है इसको, और गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी भी कहा गया है इसे। ये गांधीवाद से दूर है और माँ का इसका आकार है, वकीलों का इसे स्वर्ग कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं संविधान की संरचना, इसके महत्वपूर्ण भाग। महत्वपूर्ण भागों में भाग 3 मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4(1) में बताया गया है राज्य के मौलिक कर्तव्य, और भाग ये कितना भाग है, और भाग 18 बताया गया है आपातकालीन उपबंध। महत्वपूर्ण भाग हमने पढ़ लिए। प्रमुख अनुच्छेद पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 विधि के द्वारा समता, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाएंगे और पूरे संविधान के एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे। हम बेसिक से बेसिक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते जाएंगे और पूरा सिलेबस इसी तरीके से पढ़ेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो के, और साथ ही साथ आने वाले पार्ट्स के लिए भी तैयार रहिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रमुख अवधारणाएं और संघ। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसकी प्रमुख अवधारणाएं क्या है और संघ क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रस्तावना। इस प्रस्तावना के मुख्य शब्द लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक के अंदर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनमत संग्रह, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमत। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र, संसदीय और राष्ट्रपति की प्रणाली। हम किस तरीके से हम भारत का संवैधानिक आधार पढ़ते हैं। इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसका मतलब है इसमें जनमत संग्रह होता है, पहल होती है, प्रत्यावर्तन होता है, जनमत होता है, वोटिंग सिस्टम है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर आता है संसदीय और राष्ट्रपति की प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, इसमें समाज और अर्थ का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है, समाज और आर्थिक विकास पर केंद्रीकृत होता है। दूसरे हम पढ़ते हैं गणतंत्र। प्रस्तावना के मुख्य शब्दों में दूसरा पॉइंट है गणतंत्र। राजनीतिक संप्रभुता में निहित। गणतंत्र क्या है? राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित होती है, जिसमें लोग ही वोटिंग देते हैं, लोगों का ही शासन होता है और लोगों के जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसमें विशेषाधिकार वर्ग को समाप्त कर दिया जाता है, उच्च नीच
जाति वाति सबका भेदभाव समाप्त किया जाता है। गणतंत्र। प्रस्तावना के मुख्य शब्दों में न्याय। न्याय का मतलब है सामाजिक न्याय, जिसमें समान व्यवहार भेदभाव का अभाव होगा। आर्थिक न्याय में संपदा और आय की असमानता को दूर करने का प्रयास होगा। और राजनीतिक में समान राजनीतिक अधिकारों को दिया जाएगा। स्वतंत्रता। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता। गतिविधियों पर रोक टोक की अनुपस्थिति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता। नागरिक समता अनुच्छेद 14 से 18, राजनीतिक समता अनुच्छेद 325 से 26, आर्थिक समता आर्टिकल 39। आगे बढ़ते हैं बंधुत्व। बंधुत्व के अंदर भाईचारे की भावना, व्यक्ति की गरिमा, देश की अखंडता और एकता। आगे बढ़ते हैं संघ और उसका क्षेत्र। संघ में राज्यों का एक संघ होगा, आर्टिकल 1 में कहा गया है, जिसमें क्या बताया गया है कि नाम, सबसे पहला नाम बताया गया है इंडिया, जो कि भारत है। राज्यों का क्षेत्र है, संघ क्षेत्र है, अधिकृत किए जाने वाले इसके क्षेत्र इसके अंदर बताए गए हैं। दूसरा है पॉइंट है संसद की शक्ति। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 राज्यों का पुनर्गठन, सीमा, नाम, क्षेत्र और परिवर्तन इसके अंदर बताया गया है। आर्टिकल 4 में क्या बताया गया है? सामान्य बहुमत के द्वारा संशोधन। सामान्य बहुमत के द्वारा जो भारत की भौगोलिक सीमा है उसके अंदर क्या परिवर्तन किया जा सकता है उसके अंदर बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं जो कि संसद की शक्ति के अंदर आता है, विदेशी क्षेत्रों का आदान प्रदान। ये कैसे होगा? ये होगा बेरुबाड़ी मामला 1960। बेरुबाड़ी मामला 1960। 100वां संविधान संशोधन 2015। आगे हम पढ़ते हैं भारतीय संघ और इसके क्षेत्रों का पुनर्गठन। भारतीय क्षेत्र और इसके क्षेत्रों का पुनर्गठन। फजल अली आयोग आया था 1953 के अंदर। इसमें बताया गया था कि 3 सदस्यीय आयोग था। ये भाषा को पुनर्गठन का एक आधार माना गया और एक राज्य भाषा का सिद्धांत मानकर इसे अस्वीकार कर दिया गया। एक राज्य एक भाषा नहीं होगी। पुनर्गठन के इसमें 4 प्रमुख कार्य थे। कैसे ये पुनर्गठित कर रहे थे राज्यों को? इसमें देश की एकता और सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता पाई जानी चाहिए। वित्तीय और प्रशासनिक तर्क रूप से वह राज्य बनने के योग्य होना चाहिए और जन कल्याणकारी योजना होनी चाहिए जिसमें लोगों का कल्याण निश्चित हो। आगे देखते हैं फजल अली आयोग के बाद पढ़ते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में 7वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत और भाग क ख घ घ का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया। इसमें राज्यों के जो भाग थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इसमें निर्मित किए गए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। 1956 के बाद जो नए राज्यों का गठन हुआ था उनमें सबसे पहले थे महाराष्ट्र, जिसका निर्माण 1960 में हुआ। दादरा और नागर हवेली 1954 1961 में। गोवा और दमन दीव 1961 से 87 के बीच में इसका निर्माण हुआ। और पुडुचेरी 1954 से 1962। नागालैंड 1963। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल 1966 से 71। मणिपुर और त्रिपुरा मेघालय 1972। सिक्किम 1974-75। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ 2000 में। तेलंगाना 2014 में। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख 2019 में। तो हमने पढ़ लिया राज्यों का कौन कौन से राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। नामों में परिवर्तन, किन किन राज्यों के नाम में परिवर्तन किया गया था? संयुक्त प्रांत को यूपी में 1950 के अंदर, मद्रास को तमिलनाडु में 1969 के अंदर, मैसूर को कर्नाटक में 1973 के अंदर, लक्षद्वीप या मिनिकॉय को लक्षद्वीप में 1973 के अंदर, उत्तरांचल उत्तराखंड को 2006 के अंदर, पांडिचेरी पुडुचेरी को 2006 के अंदर, उड़ीसा को 2011 के अंदर। आगे बढ़ते हैं संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल 3 के अंतर्गत कानून बनाया गया। संवैधानिक प्रावधान सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति और संसद के द्वारा राज्यों का निर्माण। ठीक है, ये अपने पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का जो अगला पॉइंट है उसमें संघ, क्षेत्र और नागरिकता पढ़ते हैं। संघ, क्षेत्र और नागरिकता। संघ और इसके क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 के अंदर है। 1 में संघ का क्षेत्र का नाम, आर्टिकल 2 में नए राज्यों का नामांकन या स्थापना, आर्टिकल 3 में राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम परिवर्तन और आर्टिकल 4 में पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन बताया गया है। राज्यों का पुनर्गठन एवं नाम परिवर्तन।
राज्यों का पुनर्गठन मद्रास से तमिलनाडु 1969 में, मैसूर से कर्नाटक हुआ 1973 में, उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ 2006 में, उड़ीसा से उड़ीसा 2011, नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए 2000 में, तेलंगाना का गठन हुआ 2014 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश बने 2019 में। आगे हम पढ़ते हैं नागरिकता का अर्थ और महत्व। नागरिकता नागरिकता एक पूर्ण सदस्य नागरिक पूर्ण सदस्य होता है। विदेशी शत्रु और मित्र होता है। शत्रु भी होता है, मित्र भी होता है। विशेषाधिकार आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इसमें विशेषाधिकार है, ये अनुच्छेद है। संवैधानिक कर्तव्य कर भुगतान और राष्ट्रध्वज का सम्मान। एकल नागरिकता के अंदर हम पढ़ते हैं संविधान संघीय ढांचा परंतु एकल व्यवस्था है, भेदभाव रहित समान अधिकार है। अपवाद है इसमें आर्टिकल 16 निवास की अनिवार्यता, भारत में निवास होना ही चाहिए। यदि भारत का नागरिक है तो भारत में निवास होना चाहिए आर्टिकल 16 के अंतर्गत, तभी एकल नागरिकता उस पर लागू होगी। अपवाद जनजातीय क्षेत्रों में संरक्षण आर्टिकल 19 जनजातीय क्षेत्रों में संरक्षण, यहाँ पर दूसरे लोगों को नहीं बसाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं संवैधानिक उपबंध भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 में बताया गया भारत का मूल निवासी होना चाहिए। पाकिस्तान से आए अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए व्यक्तियों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान स्थानांतरित लेकिन वापस आए। आर्टिकल 8 में भारतीय मूल के व्यक्ति जो बाहर रह रहे हो। आर्टिकल 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर सदस्यता समाप्त, जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। नागरिक अधिनियम 1955 इसके अंदर बताया गया है जन्म के आधार पर, अर्जन जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिक रूप से या क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा आप भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जन्म के आधार पर ले सकते हैं यदि आपका जन्म भारत में हुआ था, वंश के आधार पर यदि आप भारत के किसी वंश से संबंधित हैं, और तीसरा पंजीकरण के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 7 से 10 वर्ष तक भारत में निवास करके आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जन प्राकृतिक रूप से होता है इसका, जिसमें आपका जन्म भारत के किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, और क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा अर्जन का मतलब है कि जो भारत किसी भी दूसरे देश के भौगोलिक क्षेत्र को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है तो स्वतः ही जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो भारत के नागरिक बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भारतीय नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप। इसके अंदर क्या है बताया गया है नागरिकता प्राप्ति के तरीके। प्राप्ति के तरीकों में सबसे पहले पंजीकरण के द्वारा में भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति होना चाहिए, और नाबालिग बच्चे, नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे हैं वो उनका पंजीकरण करवाया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से नेचुरलाइजेशन 12 महीने तक निरंतर निवास, 14 वर्षों में 11 वर्षों का निवास, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, किसी भी एक भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा विदेशी क्षेत्र का भारत में विलय होना, जिसमें उदाहरण के लिए पांडिचेरी 1962 में हुआ था। असम समझौते के विशेष प्रावधान। असम समझौते का मतलब होता है 1 जनवरी 1966 से पूर्व आए व्यक्ति और 1966 से 71 के बीच आए व्यक्ति जो कि भारत के नागरिक बन गए। नागरिकता की समाप्ति, प्राप्ति तो हमने पढ़ ली, समाप्ति कैसे होती है इसकी? स्वैच्छिक त्याग के द्वारा। यदि कोई स्वैच्छिक रूप से भारत की नागरिकता त्याग दे तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बर्खास्तगी के द्वारा, अगर भारत सरकार उसे बर्खास्त कर दे तो वंचित करने द्वारा उसे वंचित भी भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। विदेशी भारतीय नागरिकता, ओसीआई क्या है? ओसीआई का इतिहास क्या है? एक एमएल सिंह की समिति आई थी 2000 में, इसके अंदर पीआईओ और ओसीआई का विलय हुआ था 2015 के अंदर। ओसीआई कार्ड धारक जिसे जीवन भर के लिए बहु प्रविष्टि वीजा है और स्थानीय पुलिस पंजीकरण से छूट दी गई है। घरेलू हवाई किराए में समानता, डॉक्टर वकील पेशे की अनुमति, ओसीआई कार्ड धारक के फायदे हैं। प्रतिबंध क्या है? मताधिकार नहीं मिलेगा, सार्वजनिक रोजगार में समानता नहीं मिलेगी, कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगेगी। आगे बढ़ते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, निवास की अवधि 11 वर्ष से घटाकर इनके लिए 5 कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, आगे हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? सामान्य परिचय पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स का। संविधान के भाग 3 के अंदर है, आर्टिकल 12 से 35 के अंदर भारत का मैग्ना कार्टा इन्हें कहा जाता है। ये अमेरिका के संविधान अधिकार के विधेयक से प्रेरित है।
अमेरिकी संविधान अधिकार के विधेयक से प्रेरित है। भारत का मैग्ना कार्टा आर्टिकल 12 से 35, संविधान के भाग 3। मूल अधिकारों का वर्गीकरण देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। हम ये चीज़ें बार बार पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक जरूर देखें, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं इसकी। मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये न्यायोचित है, इन्हें आप न्यायालय में जाकर चुनौती दे सकते हैं यदि आपके अधिकार का हनन हुआ है। स्थायी नहीं है, सेकंड पॉइंट रह गया। सीमित है, असीमित नहीं। सीमित है, इनका युक्त प्रतिबंध किया गया है कि आप कौन कौन सी चीज़ें आप मूल अधिकार के तहत कर नहीं सकते। यदि आपको भाषण की स्वतंत्रता है तो आप किसी भी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए अपने भाषण की स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते। आप संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको आतंकवादी संगठन बनाने की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्वच्छंद विचरण की स्वतंत्रता है, परंतु उपद्रव मचाने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से युक्त प्रतिबंध किए गए हैं। ये स्थायी नहीं है, संसद के द्वारा इनमें कटौती भी संभव की जा सकती है। और आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 जो कि अपवाद हैं, जिसमें आपके जीवन और प्राण की स्वतंत्रता है, वो रहते हैं, बाकी सभी स्थगित हो जाते हैं आपातकाल के समय। नकारात्मक और सकारात्मक प्रवृत्ति होती है इनकी। ये किन्हीं किन्हीं रूपों में सकारात्मक है और किन्हीं किन्हीं रूपों में नकारात्मक है। आगे पढ़ते हैं। नागरिकता, नागरिक बनाम विदेशी। केवल नागरिकों के लिए अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29, 30 और नागरिकों और विदेशियों के लिए दोनों के लिए अनुच्छेद है 14, 20, 21, 21A, 22 और 28, 22, 21, 22 और 28। आगे बढ़ते हैं। राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें, संसद और राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, पंचायत आदि और अन्य प्राधिकरण है LIC, ONGC, SAIL, सेल। असंगत विधियां। आर्टिकल 13 के अंदर असंगत विधियां हैं, जिसमें न्यायिक समीक्षा का आधार असंगत कानून शून्य घोषित हो गया और स्थायी, अस्थायी और गैर विधायी शक्तियां भी इसके अंदर शामिल है। आर्टिकल 14 के अंदर विधि की समक्ष क्षमता के अंदर क्या है? विधि की समक्ष क्षमता ब्रिटिश मूल से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी मूल से, और विधि का शासन रूल ऑफ लॉ, जिसमें विधि का शासन, कानून का ही शासन होगा। तो इस तरीके से मूल अधिकार हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो, मूल अधिकार में हम आगे बढ़ते हैं। समता का अधिकार और आरक्षण व्यवस्था। सबसे पहले हम समता का अधिकार पढ़ते हैं विस्तारित रूप से। समता के अधिकार के अपवाद। समता के अधिकार के अपवाद क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल की उन्मुक्तियां, अनुच्छेद 361। इसके अंतर्गत हम राज्यपाल या राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार के केस नहीं लगा सकते, कोर्ट में उनके विरुद्ध नहीं जा सकते, उनके किसी भी निर्णय के विरुद्ध, चाहे वो कोई भी निर्णय ले लें। ये 361 के अंदर कहा गया है, जब तक वो पद पर है। संसद सदस्यों के लिए विशेषाधिकार है, आर्टिकल 105 के अंदर। और विधानमंडल सदस्यों के लिए विशेषाधिकार 194। विदेशी राजनयिकों को की मुक्ति और आर्टिकल 31 ग का अपवाद है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 विभेद का प्रतिषेध। इसके अंदर क्या बताया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर रोक लगाई जाए, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच की समानता। और इसमें अपवाद क्या है? महिलाएं और बच्चे जिनको आरक्षण दिया गया है, इनकी सुरक्षा आवश्यक है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग OBC और अनुसूचित जनजाति, जाति SC ST, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, तो उनको 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आरक्षण दिया गया है। आगे हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। इसके अंतर्गत सरकारी नियुक्तियों में समान अवसर, जो सरकारी नियुक्तियां उनमें समान अवसर सबको दिया जाएगा। कोई भी फॉर्म भर सकता है निश्चित एज लिमिट के अंदर। आरक्षण के प्रावधान के अंतर्गत आएंगे तो सबसे पहले निर्वास की शर्त, संसद के द्वारा भारत का निवासी होना चाहिए। पिछड़े वर्गों का आरक्षण आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत। पदोन्नति में आरक्षण SC ST की पदोन्नति में आरक्षण है। धार्मिक संस्थाओं में पद और साथ ही साथ EWS हेतु 10% आरक्षण। आगे बढ़ते हैं। मंडल आयोग और परिणाम। मंडल आयोग क्या था? इसका गठन हुआ था 1979 में BP मंडल के द्वारा। 3743 जातियों की इसमें पहचान की गई थी। 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। क्रीमी लेयर का सिद्धांत, ये क्या था? क्रीमी लेयर का सिद्धांत, इसमें संवैधानिक पद धारक बाहर हो जाएंगे और
प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी भी बाहर होंगे और आय की सीमा का इसमें निर्धारण होगा। जिनके पास पहले से ही संपत्ति है उनको बाहर कर दिया जाएगा। जो पहले से सरकारी या बड़े पद पर हैं, द्वितीय और प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी हैं वो क्रीमिलेयर श्रेणी में आ जाएंगे, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होगा। आगे बढ़ आगे इंदिरा साहनी वाद 1992, वो भी इसी के अंदर आता है, मंडल आयोग। आगे बढ़ते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण, शिक्षा और रोजगार। ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के अंदर आया। इसमें 10% आरक्षण अतिरिक्त मिलता है सामान्य आरक्षण से। इसकी पात्रता 8 लाख से कम वार्षिक आय होनी चाहिए। संपत्ति सीमा होनी चाहिए 5 एकड़ भूमि कृषि, कम से कम 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन होनी नहीं चाहिए ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ने वाले हैं, अगली स्लाइड। आगे मौलिक अधिकार आर्टिकल 17 से 21। मौलिक अधिकारों में सबसे पहले अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का विरोध होगा, अस्पृश्यता का पूर्णतः निषेध होगा और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसी के अंदर आएगा। दोषी होने पर संसद या विधानसभा चुनाव द्वारा हेतु अयोग्य घोषित कर देगी। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, राज्य द्वारा सैनिक विद्या संबंधी सम्मान के अलावा उपाधि निषेध कर दी जाएगी। विदेशी राज्य से उपाधि लेने पर रोक होगी। भारत रत्न पुरस्कार नहीं, सुप्रीम कोर्ट 1995। भारत रत्न पद्म पुरस्कार ये उपाधि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कहा। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, जिसमें 6 अधिकारों की रक्षा होती है। सबसे पहले वाक और अभिव्यक्ति की, शांतिपूर्ण सम्मेलन की, संगम या संघ सहकारी समितियां बनाने की, आबाद संचरण की, निवास का अधिकार, व्यवसाय या पैसा, किसी प्रकार का व्यवसाय या पैसा बनाने की। उचित प्रतिबंध के आधार क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को कोई भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए, राज्य की सुरक्षा को लेकर कोई भी खतरा ना हो। सार्वजनिक आदेश और नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए। आगे अपराध के लिए दोष सिद्धि, आर्टिकल 20। अपराध के लिए दोष सिद्धि, कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा। दोहरी क्षति से मुक्ति, एक की अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। डबल जियोपार्डी, स्व अभिशंसन से संरक्षण मिलेगा। आगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 1900, आर्टिकल 21। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, गोपालन मामला 1950, संकुचित व्याख्या, मेनका गांधी मामला 1978, व्यापक व्याख्या और मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार इसके अंतर्गत मिलेगा। तो हमने ये पढ़ लिया। अगली स्लाइड।